इव्हनिंग एव्हरीबडी. लॉकडाऊन गप्पाच्या एपिसोडमध्ये आपण प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त यांच्यासोबत गप्पा मारणार आहोत, ज्या गेली 80 दिवसांहून अधिक काळ रस्त्यावर आहेत आणि भारतातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन तिथल्या लोकांचे प्रश्न ते समाजासमोर मांडत आहेत. आणि बरखा दत्त यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाहीये. तुम्हाला माहितीच असेल की NDTVमध्ये 20 वर्षाहून अधिक काळ बरखा दत्त यांनी पत्रकारिता करून हे क्षेत्र गाजवलेलं आहे. कारगिलचं युद्ध असो, मुंबईवरचा झालेला अटॅक असो, किंवा अरब स्प्रिंगची संपूर्ण मोहीम असो, अफगाणिस्तान असेल, पाकिस्तान असेल, या अनेक विषयांवर बरखा दत्त यांनी केलेलं रिपोर्टिंग आपण नेहमीच पाहिलेलं आहे. आणि मी तर पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन. हम ये बातचीत हिंदी में करने वाले हैं. मैं आज 4 बजे हमारे साथ बरखा दत्त बात करने वाली है. तो आज हम जानेंगे लास्ट 80 डेज से बरखा दत्त जो रोड पे घूम के लॉकडाउन की असलियत, वो ओपनली ये कहती है कि ये लॉकडाउन एक गलती है, और क्यों वो ऐसा मानती है वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे. तर लॉकडाऊन गप्पाचा आजचा 38वा भाग आहे. आणि या भागामध्ये आपण पत्रकार बरखा दत्त ज्या मुंबईहून उदयपूरला निघालेले आहेत त्यांच्या टीमशी संपर्क झालेला आहे आणि काही वेळातच ते आपल्यासोबत गप्पा मारायला येतील. जेव्हा स्टुडिओमधल्या रिपोर्टिंगला लोक कंटाळलेले आहेत आणि लोकांना पत्रकारितेमध्ये बदल हवा होता, लोकांना असं वाटत होतं की आम्हाला खऱ्या बातम्या, खरं चित्र, वस्तुस्थिती, सत्य हे आमच्यापर्यंत पोहोचवलं जात नाहीये. आणि या काळामध्ये बरखा दत्त यांनी हे क्षेत्र दणाणून सोडलं. ते आपल्या पत्रकारितेने आणि आपल्या कामामुळे. पुन्हा एकदा ग्राउंड रिपोर्टिंगचं महत्त्व. हाय बरखा, थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉइनिंग इन. आय एम वेटिंग फॉर युअर रिक्वेस्ट. So she has once again redefined the journalism. Barkha Dutt is unable to join. Oh God, what happened? Can you send the request once again, please? Hello, everybody. Yeah. Hello, Barkha. हाय. Yes, I am very बहुत बहुत शुक्रिया. आप पूरे रास्ते में आप ये जर्नी कर रहे हैं और मैंने आपको रिक्वेस्ट की. बहुत सारे लोगों ने, मेरे नेपाल के फ्रेंड है, पाकिस्तान के, मुंबई महाराष्ट्र के सभी फ्रेंड्स ने बोला है कि बहुत सारी मतलब शुक्रिया. थैंक यू. Yes. Are you settled? Can we go? Can we start? सड़क के किनारे हम लोग, जहाँ जगह मिल गई वहाँ पहुंच गए. तो आप शुरू करिए, हम लोग मैनेज करेंगे. जी. So Barkha, I want to ask you. You are constantly saying that this journey of more than 80 days on road has changed you. So मैं ये जानना चाहती थी, आपने 99 का कारगिल वॉर कवर किया, मुंबई का अटैक कवर किया, पाकिस्तान का क्राइसिस, अफगानिस्तान, इराक, ये सब आपने देखा है, अरब स्प्रिंग देखी है. फिर भी आप ऐसा कहते हैं कि ये जो अनुभव है इसने आपको बदल दिया है. तो ऐसा हम देख रहे हैं आपके रिपोर्ट, बट क्या हुआ ऐसा ये जर्नी में, वो मैं जानना चाहती. देखिए, मैंने बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट्स कवर तो की हैं जो आपने लिस्ट की, लेकिन शायद पहले कभी कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं की जहाँ पर 80 दिन तक का, ये हमारा 80th डे है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, और शायद ऐसी कोई असाइनमेंट नहीं हुई जहाँ पर फॉर 80 डेज जहाँ पर जो एडवर्सरी है वो इनविजिबल है. जब कारगिल का युद्ध हुआ तब एटलीस्ट मालूम था कि डेंजर है, क्या करना है, कितने छुपना है, बम गिरेगा तो कहाँ जैसे लेटना है, जमीन पर टायर की करना है. लेकिन कोरोना वायरस की कवरेज हम देखें तो मालूम भी नहीं पड़ता कि जो डेंजर है वो किस तरफ से आ सकता है, किस रोड से आ सकता है, किस रोड से आ सकता है. मैं ट्रक से तो जहाँ पर हमारे मजदूर घर वापस गए हैं, मैं ट्रेन के अंदर घुसी हूँ जहाँ मजदूर वापस आ रहे हैं, मैं के अंदर गई हूँ. और हर रोज साइंस डेवलपमेंट है वो बदलती है, और पता भी नहीं लगता कि साइंस किस बेस पे बदल रही है. इसलिए मैंने इसको एक तरह से अपनी मुश्किल असाइनमेंट कही, क्योंकि इसका लेंथ
इतना ज्यादा है और इसका जो डेंजर है वो एक तरह से इनविजिबल है। जी। आपने ये तो सभी बताया और आपकी स्टोरीज है, मतलब एक एक मैं बोलूंगी तो होमवर्क हो सकता है जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है और स्टूडियो में बैठे जो लोग हैं उनके लिए भी आपने ये पूरा होमवर्क बना दिया। एंड यू हैव रीडिफाइंड जर्नलिज्म इन टुडेज टाइम। तो वो मेरा एक सवाल जो मैं आखिरी पूछने वाली थी बट वो मैं अभी पूछना चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं लोगों से, मैंने 8 साल काम किया टीवी में, आईबीएन लोकमत में। आप तो मेरे बहुत सीनियर है, 10 साल। आपने 20 years यू हैव वर्कड विथ टीवी मुझे एनडीटीवी। 25 साल हो गया जी। टेलीविजन, मतलब 25 साल हो गया बीइंग अ जर्नलिस्ट। यस, सो बरखा, आई वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अभी ये समय आ गया है क्या, ये स्टूडियो में जो बैठ के एंकरिंग, मतलब बहस होती है तू मैं वाली, जिसको आपने बोला आई डोंट वांट टू बिकम वन ऑफ द मी टू एंकर्स एनी मोर, तो मतलब ये लोग भी बहुत परेशान हो गए ये सब देख देख के। हेलो, आई गेस वी हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विथ यू। हेलो, यस यस, हाँ या जी। आई हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई शायद। हेलो हेलो, poor connectivity, okay, can you send the request once again because I cannot hear you, I cannot see you. Thank you very much. जी जी, Abarka, I can hear you now. Can you try once again? I cannot see you Yes, yet, but they you can't are see me. audible now. Okay, if I'm audible, we'll try and fix it. I think the signal is going up and down. तो आप बोलते रहिए, मैं Okay, no. कोशिश करती रहूंगी कि मैं जी जवाब मुझे देती रहूं। या मुझे जी मुझे लगता है कि क्या आप ये बता पाएंगे जो स्टूडियो में आज एंकरिंग हो रहा है, जो मास चैनल्स है, न्यूज चैनल्स, वो जिस तरीके से जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या वो रीडिफाइन करने का समय आ गया है? देखिए, इसमें मैं यही, कैन यू सी मी नाउ? यू स्टिल कांट सी मी, No, अलका? no, I cannot see you. ओके, Guys, यू कैन I mean viewers, यू please if you कैन can यार, see her message. अच्छा ठीक है, वी विल ट्राई एंड फिक्स इट। इफ वी कैन, प्रशांति प्लीज फिक्स इट ऑन दिस फोन, वी विल ट्राई एंड चेंज द सिग्नल वी आर यूजिंग। उतनी देर में मैं बोलती हूँ जो आपने सवाल पूछा अलका, वो एक बहुत अच्छा हाँ, सवाल है। उसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो स्टूडियो हो गई है, मुझे लगता है आवाज भी इसी गई, ने आवाज भी टीवी गई। को, हाँ, आ आवाज गई भी गई, आवाज, आ गई वापस, अच्छा। आ गई अभी। अच्छा, ये जो स्टूडियो ड्रिवन कवरेज है, इसी ने ही टीवी को मार दिया है, बिल्कुल। मैं यही कहना जी चाहूंगी कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो कोरोना वायरस है, इसमें टीवी का बिल्कुल फेलियर रहा है। और फेलियर इसलिए रहा है क्योंकि आप टीवी की स्टूडियो से नहीं कोई निकला भी नहीं, तब स्टूडियो के अंदर बैठे जी, नहीं बरखा, आई एम सो छोटे शहरों सॉरी, के आई गेस द स्ट्रिंगर्स और हम नेटवर्क जैसे इज दो पुअर। तीन लोग जो निकले, उसके बाद हाँ 50-55 दिन के बाद ही टीवी वाले निकले। तो टीवी का जो एक फॉर्मूला बन गया है, जी जी, नहीं आई गेस द नेटवर्क इज रियली पुअर, आई कैनॉट हियर यू नाउ। Want to see you मैम, yes yes she is trying। एक काम कर सकते हैं प्रशांति, अगर आप बरखा, यू इफ यू कैन टेल हर, यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट वंस अगेन। हाँ या ओके, यू आर गुड, आई कैन सी यू नाउ, थैंकफुली। ओके ओके ओके, या, हाँ, शी सो कैन हाँ सी आप मी बात कर रहे थे। यस, जी। एंड आई कैन, यू आर ऑडिबल। हाँ, सो यू वर सेइंग दैट स्ट्रिंगर्स से काम चलवा रहे थे और 4-5 लोग निकले थे। मैं कह रही थी कि टीवी का बिल्कुल फेलियर रहा है, जी बिल्कुल फेलियर रहा है, क्योंकि टीवी की स्टूडियो से कोई निकला नहीं। और टीवी का जो फॉर्मूला बन गया है, टीवी का जो फॉर्मूला बन गया है कि आप स्टूडियो में बैठ के वही 4 इंसानों हमें डिबेट्स करते रहिए, वो ही सबसे बड़ा टीवी का एक फेलियर रहा है। जी जी, ये माइक अगर आप हाथ में ले सके, सॉरी बट विंड इज लॉट ऑफ विंड आप बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, सो ओके, या मुझे ये
ये पूछना था कि आपने ये पूरी जो जानकारी दी, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं क्या, तो हाउ डिड यू मैनेज, आई मीन इमोशनल टर्मोइल है, मेंटल स्ट्रेस है, ये सभी दुख देखना, मतलब व्हेन आई सॉ द लाइक इंटरव्यूज, I feel like I'm going to cry anytime, and I cried many times watching your stories and interviews. So, how did you manage your emotional, stress while covering all these stories? अलका, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट तो हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, और हम Yeah. ऐसे सिचुएशन में अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व। हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिनसे हमारा बहुत अटैचमेंट हो गया। हमने देखा कि कितनी गरीबी, कितनी परेशानी, कितनी गुजर गुजर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरी एक स्टोरी बिल्कुल वायरल हुई मुंबई में, बांद्रा के स्टेशन पे हमें एक औरत मिली 70 साल की, लीलावत. लीलावती जी, और वो अकेली बैठी थी, वो रो रही थी। तो मैं उनके साथ जब बैठी तो हमें पता लगा कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने उनको घर से बाहर फेंक दिया है पिटाई करके। और वो कह रही थी कि मैं रोऊंगी, तो मैंने कहा चलिए हम भी आपके साथ रो लेते हैं। कई बार मुझे लगता है कि जी. पत्रकारिता में हमें सीखना चाहिए कि कई बार हमें लोगों के साथ बैठ के रोना चाहिए थोड़ा सा। कोई कोई उसमें नुकसान नहीं है, उससे हम वीक नहीं हो जाते, उससे हम लेस इन्फ्लुएंशियल नहीं हो जाते, उससे हम लेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। तो मेरे जर्नलिज्म का यही मकसद रहा है कि वो लोगों का एक इमोशनल पेन है, वो लोगों का एक इमोशनल दर्द है, वो किसी तरह से मैं कन्वे करूं, कैप्चर करूं। लेकिन वो दर्द मुझे भी दर्द देता है, वो दर्द मुझे भी रुला देता है, वो दर्द मुझे भी प्रिवेंट करता है कि रात को कई बार नींद नहीं आती। अब तो 80 डेज हो गया ये ट्रेजेडी देखिए, और मैंने हमेशा ही ये रिपोर्टिंग करते हुए आर्ग्यू किया है कि हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो कहीं ज्यादा बड़ा है कोरोना वायरस की। या तो वही मुझे आगे का मेरा सवाल था। यू आर वन ऑफ द पीपल हु आर सेइंग दैट लॉकडाउन इज, जैसे असद ओवैसी ने आपके इंटरव्यू में कहा कि इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। जी, बजाज जो बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली इसका जो आउटपुट हो गया वो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या पाया लॉकडाउन करके। एंड यू आर सेइंग दैट मोर देन दिस थिंग, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हमने क्रिएट किया है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम देन कोरोना, राइट? तो यस, मुझे दैट इज व्हाट बताइए आई कि एम सेइंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग बोलते हैं अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भी गरीब लोग ही जाने वाले थे, विक्टिम हो जाते कोरोना का? मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि दो तीन कारण की वजह से कहती हूँ। एक तो जब शुरू जी. में पॉलिसी बनी तो हम्म. हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भूल गए कि 45 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं इस देश में, और जिस तरह का हमने हाँ. एक्सोडस देखा वो पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा एक्सोडस रहा है ह्यूमन बींग्स का। और मुझे याद है कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मैं दिल्ली के बॉर्डर्स की तरफ निकली और मुझे हर जगह, हर हम्म. बॉर्डर पे इंसान मिले, इंसान दिखे, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे चप्पलों के बिना चल रहे थे सड़कों पर और हजारों किलोमीटर तक चल रहे थे, और मैं बहुत से हाईवेज पे उनके साथ चली। और मुझे याद है कि एक आदमी ने मुझे कहा कि क्या इस देश में सिर्फ गरीब आदमी ही मरेगा? आप देखिएगा कोरोना वायरस से कोई अमीर आदमी नहीं मरेगा, सिर्फ गरीब आदमी ही मरेगा। और मैंने इतनी कोशिश की लेकिन 2 महीने लगे कि हमारी सरकारों को माइग्रेंट वर्कर्स को घर भेजने के लिए, उनकी बसें और ट्रेन ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने एक तरह से उनको इनविजिबल कर दिया, और उनका जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था वो अब हमारे पैंडेमिक और मेडिकल क्राइसिस से ज्यादा बड़ा हो गया है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, जब जी. हम स्टे एट होम लोगों को कहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भारत में गरीबी बहुत है, और 92 मिलियन घर ऐसे हैं जिनके घर एक कमरे के साइज के हैं। तो जब आप लोगों को स्टे एट होम कहते हैं, जो लोग बस्तियों में रहते हैं, जो ऐसे नेबरहुड है जहाँ पर एक कमरे में कम से कम 6 से 8 लोग रहते हैं, जहाँ कॉमन टॉयलेट्स हैं, प्राइवेट बाथरूम नहीं है। आप मुंबई के धारावी के इलाके में चले जाइए जहाँ मैं बहुत बारी गई, और आप पाएंगे जी. कि 8 लाख लोगों के लिए 8,000 बाथरूम है, वो भी कॉमन बाथरूम है। तो ये स्टे एट होम का मतलब क्या है? जब मजदूर आदमी एक ट्रक के पीछे 100-200 लोगों के साथ बैठकर घर जाता है, खचाखच, जिसके बच्चे भी हैं, उनका सामान भी है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का क्या लेक्चर देंगे? तो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जी. नहीं चल सकता है। और इसलिए जो हमने जिस तरह से जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है बहुत बड़ा। जी.
आप थोड़ी पहले बैठी थी, वैसे बैठेंगे तो आवाज अच्छी आ रही थी। सॉरी। हाँ, अच्छा अच्छा, या ठीक है। ऑडियो फोन के पास जितना नजदीक रहेंगे ऑडियो ठीक अच्छी आ है, रही है उसकी वजह। ठीक है। जी। तो हाउ डू यू सी व्हाट फ्यूचर में, जी, फ्यूचर में व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू सी ऑन हेल्थ लेवल एंड ऑन इकोनॉमिक लेवल इन एंड ऑब्वियसली सोशली? सो व्हाट आई सी अलका इज कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अब ये होने वाला है कि इन्फेक्शन की जो हमें इन्फेक्शन से नहीं डरना चाहिए। एक तरह से हम ओके। देख रहे हैं कि डॉक्टर स्टेट्स आर टेस्ट करता है कि अगर बड़े इन्फेक्शन नंबर होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। नो, वी शुड फोकस ऑन फेटालिटी। इफ वी कैन कंट्रोल द डेथ रेट तो मुझे लगता है ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सकती है। एंड हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए डेथ रेट्स पे। और अभी तक इंडिया उसमें एक आउटलायर रहा है और ये हमारा एक बिलीफ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो इकोनॉमिक हार्डशिप को सहनी पड़ती है, जो और हमें लगता है कि सिर्फ गरीब आदमी सफर करेगा, लेकिन सैलरीड क्लास है। आप मीडिया में देखेंगे, हम लोग मीडिया में है, आप जी। मीडिया में देखेंगे हमारे सहयोगी में कितने ले ऑफ हुए हैं और ये लोग कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो जहाँ भी फिक्स इनकम ग्रुप है वहां पर मुझे लगता है कि बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप रहने वाला है। और तीसरी बात है कि हमारी जो जीने का तरीका है, मुझे लगता है कुछ चीजें परमानेंट रहेंगी। बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम को परमानेंट कर सकते हैं और हाँ उनको कह सकते, उनको समझ आ गया है कि अब ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, ऑफिस चलाने की जी। जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का अब बहुत एक नया ट्रेंड आएगा। मुझे लगता है कि मास्क एक परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन जाएंगे। ये सब मैनेजेबल चीजें हैं। मुझे बस यही लगता है कि फैक्ट्री पता नहीं हमारे वर्कर्स वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो वापस आएंगे या नहीं। हमको जिन लोगों से मिले वो तो कहते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। जी। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपकी काम की सराहना कर रहे हैं। तो मैं आपकी मेरे प्रेक्षक जो है उनको बोलना चाहूंगी, व्यूअर्स को, कि मैं कोशिश करूंगी अगर उनको टाइम होता है, अगर समय होता है तो एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन वी विल टेक फ्यू क्वेश्चन फॉर श्योर। मुझे पूछना था, आप 80 डेज में शायद मोर देन 1500 किलोमीटर यू हैव क्रॉस्ड एंड यू हैव विजिटेड मोर देन 16,000 sorry, किलोमीटर 15,000 kilometer, and you have crossed more than 8 states. नो So what is your 12 next? नाउ 12। 12th हो गए? Oh, okay, okay. So I wanted to know what is your future plan? How long you are going to be on the road and doing this? अलका स्टोरी जो ये है, ये इशू है, ये फेजेस में मूव किया है। जब हम पहले निकले तो हमारा फोकस रहा मजदूरों पर, माइग्रेंट वर्कर्स जो हाईवेज पे चल रहे थे। 30 मार्च को हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला that there are no migrant workers on the road। लेकिन मैं आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि उसके 2 महीने बाद तक, 30 मार्च को बोला गया नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड, उसके 2 महीने बाद तक हम लोग ट्रैक करते गए एंड देयर वर माइग्रेंट्स ऑन द रोड। खचाखच ट्रकों के पीछे तो बाद में हुआ, लेकिन सड़कों पे चल रहे हैं बच्चे, चप्पलों के बिना सड़कों पे चल रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमारा फोकस रहा ऑन द माइग्रेंट। सेकेंड फेज में हमारा फोकस रहा ऑन द कोविड हॉस्पिटल। हम कोविड हॉस्पिटल के अंदर गए, हम बस्तियों के अंदर गए, हम कंटेनमेंट जोन के अंदर गए, हम जो रेड जोन थे शहरों के उनके अंदर गए, हम केरला तक गए देखने के लिए कि केरला, कर्नाटका में क्या मॉडल फॉलो हुआ था जिससे कि उसका कंटेनमेंट थोड़ा नॉर्थ से और वेस्ट से ज्यादा अब थर्ड फेज में हमारा जो रिपोर्टिंग है वो कि जो मजदूर अपने गाँव में गए वापस क्या होगा जब वो पहुंचते हैं वापस, उनकी जिंदगी क्या बदलेगी, क्या उनकी प्रॉब्लम खत्म होगी। अब हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स पे। ऑडियो, हाँ, अब हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स पे कि एक तो जब मजदूर घर पहुंचता है तो क्या होता है और फैक्ट्रीज जो है वो कैसे खुलेंगी, इकोनॉमिक हार्डशिप क्या रहेगी। तो मुझे लगता है कि वाइल कीपिंग एन आई ऑन द मेडिकल स्टोरी, अब इस ट्रिप के थर्ड फेज में पहुंच चुके हैं। तो हमारा ट्रिप अभी जारी है। अभी हम सूरत के पास कहीं यहाँ चारपाई पे बैठे हैं किसी छोटे से गांव में, और हम मुंबई से निकले थे। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि हम कहाँ आए हैं ऑलरेडी। दिल्ली को छोड़कर हम मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, ये सभी स्टेट्स में हम हुआ है। अब हमारा इरादा है कि हम बिहार जाएं। सब माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बिहार में वापस गए हैं और ईस्ट को हम कवर नहीं कर पाए बंगाल, तो हमारा यही इरादा होगा कि अब बिहार जहाँ पर सारी माइग्रेंट वर्कर्स की पॉपुलेशन वापस गई है, अब हम अपने नेक्स्ट फेज में उन प्रदेशों की ओर बढ़े। अब ये हमारा थर्ड फेज में फोकस। जी बरखा, ये पूरे जर्नी में जब आप ये कहानियां बता रहे थे, जो मानने के लिए देश के बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे कि ये हो रहा है, अगर आप नहीं जाती रोड पे तो शायद ये कभी पता भी नहीं चलता, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। तो लोगों ने आपको भी ट्रोल किया कि आप स्टोरीज बना रहे हैं, आप मदद नहीं कर रहे। तो मुझे ये, बिकॉज यू आर सीनियर टू मी, आई वांट टू आस्क यू फॉर मोर क्लैरिटी। लोग हमेशा जर्नलिज्म और एक्टिविज्म में कंफ्यूजन कर देते हैं और बोलते हैं आपने ये क्यों किया, मदद क्यों नहीं की। अगर आप मदद करना शुरू करेंगे तो इतनी सारी जर्नी करके ये कहानियां कैसे पहुंचे सकेंगे हम तक? नेटवर्क गया बरखा। हेलो, आई लॉस्ट यू अगेन। हेलो, yes, hello, yeah, you are back. आप पूछ रहे थे जर्नलिज्म और एक्टिविज्म का सवाल, तो मैं यही या आपको जो ट्रोल किया गया तो जी, आई मीन ट्रोल्स का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्रोल्स, इवन इफ देयर इज नो वैक्सीन फॉर कोरोना, देयर इज अ बरखा वैक्सीन अगेंस्ट ट्रोल्स। लेकिन सवाल अच्छा पूछा। देखिए, ऐसा है कि एट अ ह्यूमन लेवल जहाँ भी मदद होती है हम मदद करते हैं, लेकिन जो मदद करता है उसको एडवर्टाइज भी करते हैं। अगर आप किसी को थोड़े से पैसे भिजवा रहे हैं, पानी भिजवा रहे हैं, तो उसके बाद आप उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं तो आप इंसान नहीं। तो जहाँ मदद करते भी है हम उसकी बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हमारा काम, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज है, हमारा फर्ज है कि हम एक लाइट शाइन करें ऑन द गैप्स कि कहाँ फेलियर्स रहे हैं मेडिकल। अगर सरकार बोल रही है कि माइग्रेंट दिखता है कि 12 प्रदेशों में हर हाईवे पे माइग्रेंट है सड़क पर, तो मुझे लगता है वो मेरा फर्ज है। मुझे लगता है द ऑनेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू डू माय जॉब वेल। दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं आपने उनको लिफ्ट क्यों नहीं दिया। मेरी छोटी सी मारुति अर्टिगा में मैं सॉरी जी तो एक इंसान को हमें लिफ्ट दे सकती हूँ, 2 इंसान को लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया मस्ट फाइंड माय जॉब इज टू पॉइंट आउट द गैप इन द स्टेट रिस्पांस। कहाँ पे मदद कर सकते हैं। जैसे लीलावती जो अबैंडन्ड थी बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर, हमने बहुत कोशिश की, रेलवे पुलिस से बात करके हमने उनको दिल्ली पहुंचाया। हमने हेल्पेज से बात की। जहाँ इंडिविजुअल लेवल पर हेल्प होती है, एक इंसान करता है, लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ह्यूमन पावर एंड टेल अ स्टोरी एज ऑनेस्टली एज यस, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इससे ही एक छोटा सब क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिव बातें क्यों नहीं दिखाते, ये निगेटिव दिखाते ही क्यों है, जो देख के हमारी सुबह चाय पीते वक्त मूड खराब होती है, हमें दिमाग को और सवाल होते हैं। तो आजकल ये एक ट्रेंड हो गया कि हमें देखना ही नहीं है जो प्रॉब्लम्स है। तो ये पॉजिटिव न्यूज का जो एक चक्कर चल रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं, आई एम श्योर यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि रोज बोलते हैं मुझे यार कुछ पॉजिटिव न्यूज तो दिखाओ। हम पॉजिटिव न्यूज दिखाते हैं। हमने कितनी पॉजिटिव हार्ट अपलिफ्टिंग स्टोरीज की। मैं सूरत के पास बैठी हूँ, मुझे याद है सूरत में मैं एक इंसान से मिली, अब्दुल मालाबारी। वो 25-30 साल से जो लवारिस बॉडीज हैं उनको क्रिमेट भी करते हैं, उनको बिक्री भी करते हैं। कोरोना के टाइम पे बहादुरी दिखा के पीपी पहन के जो बॉडीज कोई और छूने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई और भी धर्म हो, उनके लास्ट राइट्स जाके मालाबारी साहब परफॉर्म करते हैं। सूरत में ही घरों में एकता ट्रस्ट, और सूरत में ही घरों, हाँ जी, सूरत में ही घरों
रोटी एक्स्ट्रा बनाएंगे अपने किचन्स में। अगर हमारे घरों में 10 रोटी बनती है तो हम 15 रोटी बना के वो रोटियों को हम माइग्रेंट वर्कर के कैंप्स में भेजेंगे। हमने वो कहानी दिखाई। हमने कहानी दिखाई कि कैसे सरदारों के एक ग्रुप ने जामा मस्जिद को सैनिटाइज किया ईद से पहले। हमने दिखाया कि कैसे वॉलंटियर्स, डॉक्टर वॉलंटियर्स कोविड फैसिलिटीज पे है। आप NSCI डोम फैसिलिटी देखिए तो पूरा वॉलंटियर रन है बीएमसी के साथ। हाँ, सरकारी डॉक्टर थे लेकिन वॉलंटियर्स को रन कर रहे हैं। These are all stories of hope। लेकिन होप का और ये पॉजिटिव है मोस्टली हमें इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि लोग जो है वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सच्चाई देखकर। और क्लास, हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास गरीब लोगों की गरीबी के बारे में सुनना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमें इतना अनकंफर्टेबल लगता है। यस हाँ लगता है कि शायद हमने ऑडियो नहीं आया आ गया। आप फोन के नजदीक रहेंगे तो सुनाई देता है। अच्छा जी हाँ। Our job as journalists is to make uncomfortable। अगर हम किसी आम लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करते तो हम अपना जॉब अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। जी ये पूरे इसमें जो अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स या हॉस्पिटल जैसे हो गए तो करप्शन की एक बात लोग बोल रहे हैं। आप में मतलब आप बहुत जगह पे गई है और बहुत सारी चीजें अपनी देखी है, बहुत लोगों से एक्सपर्ट से बात की है। तो क्या इंडिया को तो करप्शन का रोग है, वो तो सब जानते हैं, मतलब वो प्रूवन है, कई केसेस में प्रूव नहीं हो सकता है। तो आपको लगता है ये पैंडेमिक में करप्शन भी जोरों से चल रहा है पैरेलली? अलका, मैंने इस एस्पेक्ट को इतना कवर नहीं किया है लेकिन ओके लॉस्ट योर कॉन्टेक्ट। We understand that she is sitting out, you know, in open somewhere. She is traveling from Mumbai, and I hope yes. Oh, yeah. Okay, you're back now. I'm back। मैंने कहा कि मैं करप्शन का इतना तो मैंने कवर नहीं किया है लेकिन प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है उस पे डेफिनेटली सवाल उठाए गए हैं कि जैसे N95 मास्क है उस पे सवाल उठाए गए हैं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस और स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की है क्या मास्क। PPE भी तरह तरह के क्वालिटीज में आते हैं। मुझे लगता है कि वन नेशन वन मास्क, वन नेशन ऑडियो प्रॉब्लम इज देयर पर करप्शन पे कुछ ज्यादा। हेलो विल वन नेशन क्या बोल रहे थे, वहां से कट हो गया, सॉरी। वन नेशन वन प्राइस। The earlier network was bad because it is hello no I cannot see you and I cannot yes you're audible now। one nation आप बात कर रहे थे। मैं कह रही मास्क और PPE की स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी और जी बोल नहीं सकती बिकॉज दैट्स नॉट माय एरिया ऑफ कवरेज। नो वे या हेलो वी आर यू आर लूजिंग मी। आई डोंट नो पहले वाला नेटवर्क था वही रखने को, बिकॉज दैट वाज गुड। ओके पहले वाला नेटवर्क जाइए ये या अभी आप या आई कैन सी यू नाउ। सो वी कुड नॉट हियर व्हाट यू सेड अबाउट द procurement prices and no we lost you again। I'm so sorry। Guys, thank you very much for asking questions। I'll try to take questions a little bit as yes she is back। procurement के बारे में आप जो बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दिया आवाज। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि प्रोक्योरमेंट मेथड्स पे सवाल उठाए गए हैं कि यू नो देयर इज वन नोडल एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड इसमें भी सवाल उठाए गए हैं कि N95 मास्क जो है जो अब सबको सभी को पहनने पड़ते हैं खासकर के हेल्थ वर्कर्स को। कैन यू जस्ट फिक्स द शॉट प्लीज? इट्स अ लिटिल टेढ़ा, इट्स नॉट एक्चुअली ओके। सॉरी अलका, वी आर जस्ट फिक्सिंग द शॉट व्हाइल वी आर टॉकिंग टू यू। yeah no problem, it's okay। हाँ, सो उस पे भी मतलब मुझे लगता है कि इस पे सवाल जरूर उठे कि N95 मास्क की एक क्वालिटी और एक प्राइसिंग keep it as closer to her so we can hear her। yes
We Okay, can we'll see you move now. it. Yeah, 1 minute. Just give us. You keep talking. We'll move the camera. Move it. या नहीं, सही बात है। और जैसे हम लोग इनका अनुभव जान रहे हैं पर्सनल, ये जो सभी कर रहे हैं, ये मोबाइल जर्नलिज्म है या मोजो टीम है पूरा, तो ये भी मैं जानना चाहूंगी। पास आई जी जी, अभी हाँ, अभी बेहतर है। तो आगे सही बात है, वी हैव टू वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल कि क्या करप्शन हुआ है क्या। बट बरखा, हम आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, जितना बोले कम है, क्योंकि 80 डेज में आपने जो काम किया है वो 40 मिनट में तो या 20 मिनट में बोल के नहीं हो सकता। मुझे एक दो सवाल आपके बारे में पूछने थे कि 80 दिन आप रोड पे है, आप एक इतनी फेमस जर्नलिस्ट है जो स्टूडियो में काम कर चुकी है, तो what is the difference? Do you ever miss studio? How do you manage on road about your clothes, logistical arrangements, food? I'm not even saying makeup, but overall, how do आप you मेरी maintain शक्ल yourself? आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेंटेन नहीं होता। धूप में स्किन बिल्कुल ही टैन हो गया है। आप कपड़ों की बात करते हैं, हम 4 कपड़े लेके निकले थे दिल्ली से, हमें मालूम नहीं था कि हम कितनी दूर पहुंच पाएंगे। तो अगर आप देखिए अभी, तो मेरी सलवार कुछ और है, मेरा कुर्ता कुछ और है, मेरा दुपट्टा कुछ और है, क्योंकि यही साफ कपड़े बचे थे, मिक्स मैच करके पहन लिया किसी तरह। ये पैनिक चली जाती है। में आप फिर भी अपनी लाइटिंग मेकअप वगैरह देख सकते हैं। आप सड़क पे आए तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप गिव अप कर देते हैं, आपको कोई सेंस ऑफ नहीं रहता कि आप कैसे निकले हैं, आप कैसे निकले हैं। आपने एक भी ऑन द रोड जहाँ पर कई बार शुरू से खाने को नहीं मिला, कई बार रहने को नहीं मिला, जहाँ लॉन्ड्री मिल जाती थी वही ऐसे लगता था कि घर ही नहीं लौटे दिन से कि कपड़े खत्म हो गए, छोटे टुकड़े रास्ते। एक बार इंस्टाग्राम पे जाके बोला पड़ा मेरे बता दीजिए कहाँ खड़ी है। एक बार गाड़ी की खराब हो गई तो ट्वीट करके मारुति की मदद मांगनी पड़ी। अर्टिगा में हम लोग घूमे हैं। तो जी, आपने कहा कि स्टूडियो मुझे मिस होता है, बिल्कुल नहीं होता। मैं जब स्टूडियो में थी तब मैं स्टूडियो में बोरियत महसूस करती थी, मेरा दिल कभी स्टूडियो में लगता नहीं था। मैं अपने आप को कभी एंकर नहीं समझती, मैंने अपनी जिंदगी अपने आप को है और मैं आज जरिए से अपने आप जी। तो ये काम आप अभी भी कर रहे हैं। मुझे ये जानना है, आपने जैसे अभी बोला कि स्टूडियो में आपका दिल नहीं लगता था, तो आपका जो चमेली देवी जैन अवार्ड 99 के बाद मिला, 99 के रिपोर्टिंग के 99 में मिला, उड़ीसा साइक्लोन के कवरेज के लिए मिला। तो आपने उड़ीसा का साइक्लोन भी कवर किया था, ये भी क्राइसिस कवर किया है। एक सेकंड, आई लॉस्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू एक्चुअली। सोच लो, कोई बात नहीं। नहीं, तो मैं ये जानना चाहती थी कि आपने उसमें लिखा है कि मतलब आपके मदर ने जो काम किया, आई मीन इन 82 शी वोन द चमेली देवी जैन अवार्ड। आई वाज बोर्न इन 82, सो आई फील honored that I am one of the recipient of this award. But उसमें आपने लिखा है दिल मांगे मोर, और आप ये रोड पे मतलब रास्ते पे आके काम करना आपको इम्पोर्टेंट लगता है। तो मुझे ये जानना है, आपने अक्टूबर से मोजो का ये पूरा काम बहुत जोरों शोरों से शुरू किया। दिल्ली की रायट हो गई, उसके बाद सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हो गया, ये पूरा अभी का जो लॉकडाउन का काम हो गया। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ने जो बदल लाए है उससे मीडिया डिसेंट्रलाइज हुआ है पूरा? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि एक जो अपॉर्चुनिटी हो गई है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए, वो इसीलिए हुई है, 2 कारण से हुई है। एक तो लोग टेलीविजन से काफी हाँ, आवाज आ रही है, मैं आवाज हाँ, आ रही है। अच्छा, माइक वो गया तो मैं कह रही हूँ 2 कारण से हुआ है। एक तो लोगों का दिल टीवी की डिस्कशन ड्रिवन कंटेंट से उब गया है, लोग तंग आ गए हैं, वही 4 पार्टी स्पोक्स पर्सन, वही पार्टी पॉलिटिक्स। जहां भी मैं जाती हूँ लोग मुझे कहते हैं कि टीवी में हमें कोई कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है, वही बकवास रोज रोज रात। यस, उसका क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी, आप देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है हमारा सिग्नल 2-3 बारी टूटा, लेकिन हम एक फोन पे हैं, आप एक फोन पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमें हम मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ज्यादा दर्शक इंगेज कर पा रहे हैं। और तीसरी बात है कि पैंडेमिक के टाइम में अब सभी कुछ सब सीख गए हैं, जूम, स्काइप, इंस्टाग्राम लाइव, गूगल चैट, तो सब सीख गए हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, फेस टाइम। तो और अभी जिसके पास एक गुड डेटा प्लान, गुड
इंटरनेट कनेक्शन और एक जज्बा कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। और इससे मुझे लगता है कि पूरा मीडिया लैंडस्केप बदल जाएगा। और आज जिसको घबराना चाहिए वो हम जैसे लोगों को नहीं घबराना चाहिए, उन लोगों को घबराना चाहिए जो बड़े बड़े व्हाइट एलिफेंट्स पाले हुए हैं, बड़े बड़े मैमथ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप लोगों ने मतलब यहाँ रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं है, इकोनॉमी डाउनटर्न में है, और जो स्मॉल और लीन और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, मुझे लगता है आज उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है टेक्नोलॉजी से। जी ये सभी बात हम जब कर रहे हैं, मैं ये भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत जगह लेक्चर भी देते हैं। आज जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स है वो ये सभी पैंडेमिक में, लॉकडाउन में जो हो गई हालत मीडिया की, वो देख के हमें पूछते हैं कि हम कैसे मीडिया में आए अगर हमें कुछ फाइनेंशियल सोर्स का गारंटी नहीं मिल रहा है। तो जो लोगों को फाइनेंशियल इनकम की गारंटी चाहिए और जर्नलिज्म भी करना है, तो ये पॉसिबल है क्या? Sorry, I lost you. अलका दोबारा पूछो। No. जी, young students of journalism, those who are asking, they need certain guarantee of financial income, certain financial security, and they want to do journalism, like serious journalism, hardcore journalism. So they feel after watching what is happening with media right now in lockdown, they feel that this is not going to happen, and then why should they join journalism? So what is your message for these young journalists? My message, थोड़ा यहाँ लाइट देंगे प्लीज। My message is that when I became a journalist, journalism was not considered a paying job at all. जब मैंने शुरू किया, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 8,000 रुपया की तनख्वाह पे अपनी जॉब शुरू की थी और उस समय लगता था माय गॉड 8,000 रुपया कितनी बड़ी इनकम है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 8,000 रुपया हमें मिल सकता है। तो जर्नलिज्म आए नहीं थे पैशन क्या है। मैं ये नहीं कहती कि young people don't have the right to be financially independent. Everybody, especially women, should be financially independent. लेकिन ये प्रोफेशन बैंकिंग या मेडिसिन का तो नहीं है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन इसमें अगर आपका दिल है, आपको एडवेंचर चाहिए, आपका जज्बा है, आपका पैशन है, आपको you want to make a difference, then this is the profession for you. लेकिन अगर आपको मेकअप पहन के अपनी शक्ल टीवी पे दिखानी है तो मेरे लिए तो वो जर्नलिज्म है ही नहीं। जी, सही बात है। I'll take few questions because there are many questions. Can she answer you while sitting in a car? Wind is the major problem that we cannot hear her. Okay, ठीक है। She is audible if you use your. I'll hold this. Sure. I will hold this. Yes. They can't hear me. They are not able to hear me. Yeah. Mainstream news channels filled with agents with dubious journalism. How can Barkha fit in that road? Never. Yeah. Yes. No fear. We are independent. मैम, क्या जर्नलिज्म की स्टडी इम्पोर्टेंट है? जर्नलिज्म की पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है क्या? ये एक सवाल है। अच्छा, टेक्निकल क्वेश्चन है बट मेरे 2 डिग्रीज हैं, 2 मास्टर्स डिग्रीज हैं, एक फिल्म मेकिंग में जामिया मिलिया से और एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। मुझे इन डिग्री से कोई फर्क नहीं हुआ। जो मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करके सीखती हूँ, दैट इज द बेस्ट क्लास ऑफ लाइफ। आप डिग्री करें ना करें, कोई फर्क नहीं। जी, Barkha, as a I don't like all these labels, female journalist and all, but here I have to say that because you were talking about periods and using PP during periods while you were interviewing nurses, तो आप ये 80 दिन की जर्नी, मैंने कुछ 12 दिनों की थी जर्नी, तो मुझे पता है थोड़ी डिफिकल्टी आती है ये सब समय में, खासकर फीमेल को। तो हाउ डू यू मैनेज योर हेल्थ? आई मीन 80 दिनों में कॉन्स्टेंटली रात 1 बजे आप भिवंडी का भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप रुकती ही नहीं है। वो पर्सनालिटी मेरी कुछ ऐसी है, with a kind of madness. I agree with you, ये तो labels है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन at the same time we have to be realistic. मुझसे सवाल पूछा गया by रेगा झा, journalist writing a profile on me, that what do you do about bathroom? हाँ। What do you do? Sorry, Barkha, can you come closer to the phone or the instrument? If I come closer to the phone, that 1 minute. Let me. That should be, but हाँ. Just completely crazy, yaar. 1 second. Can you hear me, Alka? Yeah. Yes. By coming closer, won't help you. Right. Okay. So now the point is, if you can hear me, I'm saying even I don't like these labels of female journalists. We have to
नो ऑडियो. हाँ. सॉरी, यू नॉट एबल टू हियर मी. नो इट्स. हाँ, अभी आ रही है आवाज. I'm saying there are certain problems that are specific to women that we have to acknowledge and that we cannot shy away from. And the fact that our public spaces are not made for example, there are no toilets for women anywhere on these highways. The fact that Oh. PPEs are designed for men and women the same way. ये सवाल पूछा गया. अब देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तो ये कहा जैसे खेत में बैठी हूँ, मैं तो इसी खेत में आई यूज इट एज अ बाथरूम सेगमेंट. लेकिन मैंने देखी है बहुत से यंगर रिपोर्टर्स, उनको फर्क पड़ता है. तो one keeps trying to train women to be tougher. Women have to be tougher. हम लोगों ने बहुत आदत डाल दी है कि हम कुछ ज्यादा focus करते हैं. ये सच बात है that successful women are judged in a way that men are not. ये सच बात है that women have to work 3 times as hard to get to the same point as men. But women have to be tough. And Yes. that is the moral of the story, that we have to be tough. We have to get somewhere in life. Let us be tough, let us be independent, let us not listen to anyone else, not our parents, not our boyfriends, not our husbands, not our children, nobody. पहले अपनी दिल की बात. या तो बरखा, आप अभी जब बात कर रहे हैं ना, तो मुझे आपकी मम्मी की, आप ही ने लिखी हुई जो स्टोरी है, मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हर ओन वे, ये जो बुक है उसमें, तो वो मुझे याद आई. आपने बोला आपकी मम्मी मतलब प्रभा दत्त, उन्होंने कभी ना नहीं लिया जब काम की बात आई. जी. तो ये जी, जो आप बिल्कुल. अभी बात बोल रहे टफ होने की, डिड यू गेट इट फ्रॉम हर? Oh, absolutely. I think that the role models that a girl gets makes all the difference to her life. I think when you grow up with a very strong role model, my mother covered a war before I did. She covered the 1965 India-Pakistan war. She was 19 years old then, वो 19 साल की थी. तो जब मैं 26 साल की उम्र पे कारगिल कवर करने गई, I already had a role model before me. My mother also taught me कि आप बाकी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए. Just don't care. And I learned that from her. And थोड़ा इस तरफ ले. I learned that from her, and in value life. Yeah. Sorry, I made you sit against light. कोई बात नहीं. Against ये हम Yeah. लोगों ने गलत जगह चुनी actually. हमारी No, ठीक है. Yeah. So, एक सेकंड ना. My children are 9-year-old and I do try every day to show them at least one of stories you have covered so they can pick up few. No, you're okay. Thank you very much. Question नहीं है. Okay. Thank you. You never thought of interviewing PM. Okay, a question for you. I'd love to interview the PM. The PM has to agree. आपने इतने सजेशंस दिए, वो तो वॉशिंगटन पोस्ट का कॉलम हो, हिंदुस्तान टाइम्स का कॉलम हो, वो तो कम से कम पढ़े तो कुछ बदल हो सकते थे. ट्रेन बस जल्दी जा सकती थी. हैज द कम्युनिटीज कम क्लोजर टू गेट हर ड्यूरिंग पैंडेमिक? क्या नहीं, सवाल नहीं समझ आया. What is this question? Has the communities come closer to get her during I didn't get the question. Did any politician try to reach out to you, Barkha, for good or for bad? Many politicians. I have to say कि बहुत सारे politicians, बहुत सारी parties ने मुझे फोन किया हमारी stories के बाद. कईयों ने inputs मांगी, कईयों ने feedback मांगा, चाहे वो publicly ना करे. Actually, many politicians, I have to give them credit, have been in touch and they have been asking us to see on the ground what mistakes they should avoid. हमें hospitals में क्या दिख रहा है, हमें पंचायत में क्या दिख रहा है. Because सच बात तो ये है कि किसी नेता से ज्यादा I think भारत हम थे, किसी एक नेता से ज्यादा. I think they can see that. Politicians have been quite respectful and have been asking from all parts. ओके. एक स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन पूछा है. कैन यू आस्क बरखा प्लीज अ क्वेरी? आई एम पास्ड आउट ऑफ एससीजे चेन्नई, डेस्परेटली वांटिंग टू वर्क विद बरखा मैम, कैन यू प्लीज आस्क हर? सो ये आपको ईमेल आईडी बोलना होगा. barkha.dutt@bdmpl.org. barkha.dutt@bdmpl.org. Write to me. Okay, so many youngsters are saying, ma'am, you are an inspiration, you are doing great stories, journalism of the millennium. Barkha Dutt, yeah. Barkha ji, lots of love from Abu Dhabi, would love to meet you once back home. Can she answer you while sitting? Okay, ये हमने लिया है.
1 second. Mainstream news channel. I'll just scroll down. If you can, Barkha ji, you should be next PM for good. Oh, I don't think so. Do you have any political ambition, Barkha? None. कोई भी नहीं, बिल्कुल भी Okay. नहीं. Barkha is an inspiration to all. Okay. Can't hear Barkha. Okay, now it's clear. Barkha is my favorite. You both are precious journalists our country having. Thank you very much. Nobody cares about how she looks. She is doing a commendable job. That's what we need to understand. Yes, बट पूछना भी मेरा काम है, तभी हमें पता चलता है वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज से जा रही है. अगर हम पूछेंगे नहीं तो समझेगा नहीं. इसीलिए आपकी हेल्थ का ख्याल आप कैसे मतलब 80 डेज में नेवर एवर you were feared of infection of you were scared of infection or anything? देखिए, शुरू में तो लगा था. शुरू में हमने ज्यादा प्रिकॉशंस ली थी. हमारे गाड़ी की डिक्की के पीछे हम साबुन, सैनिटाइजर, ग्लव, पीपी लेके चले थे. पर उसके बाद जब समझ आ गया कि एक तो इस वायरस को लड़ने का कोई इंटेलिजेंट तरीका हमारे पास है नहीं. हम कुछ बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप सैनिटाइजर लगा लीजिए, आप मास्क पहन लीजिए, आप ग्लव्स पहन लीजिए. अगर आप किसी गलती में जाएं, आप कोविड हॉस्पिटल में जाएं तो आप पीपी फुल पहन के जाएं. लेकिन उसके बियॉन्ड आपको अगर लोगों से इंटरेक्ट करना है, आप ज्यादा कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. ये सच बात है कि ये एक रिस्क है. ये रिस्क बहुत से जर्नलिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको बहुत कम लोग ऐसे सड़क पे नजर आ रहे हैं. पर इसके बियॉन्ड एक हैंड वॉश और एक सैनिटाइजर, कभी मास्क पहन लिया क्राउडेड स्पेस में, इसके बियॉन्ड कोई प्रिकॉशन नहीं. कभी डर लगता है, कभी कोस लगता है, सबको लगता है, सब इंसान है. लेकिन ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है. Yeah, Barkha, do you think that this is I wouldn't call this career कि एकदम ऊंचाई है ऐसे, but what you have done, I think this is when you covered Kargil, I was a student, I felt that that is my favorite moment. And many stories of yours, the way you made many people speak out their stories in with the people, तो हमेशा लगता था. but अभी तो मतलब I know that this is my favorite part of your work. Thank you. Is it like for you, which part of your work is your favorite part? I think this is my most difficult assignment. It's because of the length, because it's not ending anytime soon, because there is we have literally been across the country. इतना wide coverage मैंने किसी पहले नहीं की. Elections के दौरान travel होता था, के दौरान ट्रैवल करते थे, तो इन परिस्थितियों में नहीं करते जी. ऑडियो गया, सॉरी. हाँ. I think for me, Kargil and this moment are the two moments that stand out in my life. Yeah. Okay. Yes. So एक कोई सवाल पूछा है, बट मैं थोड़ा उसमें ऐड करके पूछती हूँ कि पीएम बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते. तो महाराष्ट्र में भी जो हेल्थ ब्रीफिंग होती थी वो बंद हो गई है. एज अ जर्नलिस्ट, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, या केरला ने जो किया, हम अपने गवर्नमेंट की बात करें, कि रोज लोगों को क्या हो रहा है वो एक्सपर्ट के साथ आके गवर्नमेंट बताए, क्या उससे लोगों का जो एक डर हो गया है वो माहौल कम हो सकता है क्या? देखिए, the best answer in a crisis is information, more information and more information and absolute transparency. मुझे लगता है कि लोग जो हैं अपने नेताओं की सब गलतियां माफ करने के लिए तैयार हैं, अगर नेता ट्रांसपेरेंट हो, ओपन हो. अगर कोई नेता आके सवाल लेने के लिए तैयार हो और वो आके कभी बोल दे कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई, हाँ मुश्किल हो रहा है, हर जगह बिस्तर नहीं मिल रहे, जहाँ बेड्स मिल रहे हैं वहाँ स्टाफ नहीं मिल रहा. मैंने खुद नायर हॉस्पिटल के सामने के बाहर बारिश में मुझे एक औरत मिली, एक आइसोलेशन इलनेस है, लेकिन वो औरत 11 दिन हॉस्पिटल में रह रही है. वो अपनी मदर का टॉयलेट साफ करती है क्योंकि वार्ड बॉयज नहीं साफ नहीं करती. तो मुझे लगता है कि मैंने आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दिया. और मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कि हर नेता को हर चीज माफ है अगर वो नेता आके लोगों को सवाल ले. तो मुझे लगता है कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से एक चीज तो यही है that whether it is the prime minister, whether it is our union ministers, whether it is our chief ministers, people should come out and answer the question.
यस, आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये लड़की को आप बात करें ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है। इसका जो हैंडल है वो जर्नलिस्ट रेशम कुमार है। मैम, माई पेरेंट्स नॉट सपोर्टिंग मी, दे सेड वी आर नॉट अलाउड गर्ल्स फॉर जर्नलिज्म। मैम, मैं कैसे समझू उनको? आई राइट पोएट्री, गुड कंडीशन स्किल्स आई हैव, बट माई पेरेंट्स, आई मीन दे आर नॉट अलाउइंग हर टू बी इन द फील्ड। क्या बोलेंगे? आप अपने पेरेंट्स से मुझे फोन पे बात कराइए और मैं उनको मनाऊंगी, और मैं ना भी मना पाऊँ तो आपको उनको मनाना पड़ेगा। और अगर वो ना माने तो अगर आप एडल्ट एज पे पहुंच चुकी हैं तो आपको रिबेल करना होगा। मैं फुली इंकरेज करती हूँ टू ऑल विमेन, रिबेलियन बहुत जरूरी है। आवाज उठाइए, Yeah. पेरेंट्स को आपकी कोर्स जो है मत डिसाइड करने दीजिए। Yes. How do you start doing journalism considering that getting an internship is so difficult? The students are asking so many questions, but We are open to interns. Please write to us. Yes. barkha.dutt@bdfpl.org. yeah. So one more interesting question. Looking at all the stories, you can sometimes feel depressed. Do you get depressed? If you do, what keeps you going on? I get depressed, I cry, I feel better, then I get on to the next story. मैं बहुत Okay. आसानी से रोना is good for health, release. Okay. Yes. So thank you very much, Barkha. I will not take, because you are traveling and you have given like there are many more questions and many people are saying. Ma'am, once again, sir, आपका I'll write it down once I post this video. मैं उनका जो डिटेल है उनके कंपनी का वो दे देती हूँ. Thank you very much, Barkha. Thank you. Yes. Bye everyone. Thank you. Bye and take care, please. Thank you. And say big thanks to your entire team. What you're doing Thank is you. fabulous and inspiring for us, everybody. Thank you, Alka. Thank you. Bye. Yes, Bye, I will try everyone. to put this video online so other people can. One second, na Barkha, there is one more. Barkha दी, if I talk लोग इतना लिख रहे important पूछो about Kashmir. You always had supported because you are the finest lady who stand for the right, and you have to answer it because Kashmir, Pakistan, we want to listen to your voice. I mean, I have reported Kashmir for 25 years. It's a very complicated story. मैं एक Instagram live पे उसका एक छोटा सा जवाब नहीं दूंगी. आप मेरा काम देखिए, मेरे काम में जो मेरा ओपिनियन है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो वो आपको वहाँ पे नजर जी, उन्होंने थैंक यू बोला है फॉर सपोर्टिंग जम्मू कश्मीर सिटीजन्स. आपको I support all citizens of India. I stand with the people of India. यस. एंड जैसे आप बोलती है, बरखा दत्त के ट्विटर हैंडल पे लिखा है की बरखा राणी जम के बरसती है, वैसे ही हमारे सभी सवालों के एक मराठीमध्ये ज्याला मनमुराद अशी म्हणतो तशी उत्तरं मोकळीपणाने दिलेली आहेत. आणि बरखा के आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो कहता है दिल मांगे मोर. आप भी किताब जो है उनकी चमेली देवी जैन अवार्ड वाली, उनकी खुद की एक लिखी हुई अलग किताब है, वो जरूर पढ़िए. और दिल मांगे मोर ऐसे बोलते हुए वो स्टोरीज और ढूंढते हुए इंडिया में ट्रैवल करेगी. हम देखते रहेंगे. लॉकडाउन गप्पा में कल नए गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय. Thank you, Alka. Bye. Bye. बाय.